नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान में 9 कारण द्रव्यों में हम लोग आज मन की बात करेंगे। मन अर्थात जो 9 कारण द्रव्य हैं जिसमें हम लोग बात किए थे पंच महाभूत, उसके बाद हम लोगों ने आत्मा की बात किया है, उसके बाद जो 7वें नंबर पे आता है मन। तो देखेंगे मन के बारे में, मन के लक्षण क्या होते हैं, मन के पर्याय क्या है, मन के गुण क्या होते हैं, मन के विषय क्या है, मन के कर्म क्या है, और भी जो हेडिंग आपके एनसीईआरटी सिलेबस में उसको पूरा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मन के बारे में। तो मन की बात में हम लोग देखेंगे निरुक्ति। सबसे पहले मन की निरुक्ति देखेंगे। तो मन की निरुक्ति बोला गया मन्यते औबुध्यते ज्ञायते अनेन इति मन। इस तरह से आपको छोटा बड़ा एक कोई ना कोई निरुक्ति का पॉइंट मिल जाएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। अर्थात मन किसे कहते हैं, तो मन को निरुक्त करने के लिए देखिए बोला गया है कि मन उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनन किया जाए, मन्यते अर्थात मनन किया जाए, अवबुद्धते जिसको रिकॉल किया जाए, ज्ञायते कुछ जाना जाए, दैट इज कॉल्ड मन। मतलब जिसके द्वारा कुछ मनन किया जाए, रिकॉल किया जाए या कुछ जाना जाए, उसको हम लोग मन कहते हैं। क्योंकि जानते हैं ज्ञान की उत्पत्ति में मन का इंटरकनेक्शन बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि जब आत्मा का मन से, जो ज्ञान की उत्पत्ति का एक सीरीज होता है, क्रम होता है, आत्मा का मन से, मन का ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों का विषयों से जब संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है, तब कहीं जाकर जो है ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर मन बीच में कनेक्ट ना हो, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो देखेंगे उसके बाद मन के लक्षण के बारे में बात करेंगे। मन का लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे कि मन का लक्षण क्या है, तो देखेंगे श्लोक के माध्यम से। लक्षण मनसो, लक्षण मनसो मतलब मन का लक्षण क्या है, लक्षण मनसो ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान का अभाव या भाव एवं च। मन का लक्षण क्या है, ज्ञान का न होना या ज्ञान का होना। ठीक है ना, जैसा कि श्लोक में कहा लक्षण मनसो ज्ञान से अभाव, ज्ञान का न होना या होना। अब बात करते हैं कि जब ये ज्ञान का न होना या होना कैसे पता चलेगा। देखेंगे ये ज्ञान की उत्पत्ति होती कैसे है, तो यहाँ पर क्लियर कट कहा है स इति, जब मतलब ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, जब यह आत्मा इंद्री अर्थात ज्ञानेंद्रियां और अर्थ का जब संयोग सन्निकर्ष नहीं होता है, तब क्या होता है, मन की उत्पत्ति नहीं होती है। सन्निकर्ष से न वर्तते वैवृत्यम अर्थात उनकी उत्पत्ति एक तरह से जब आत्मा का मन इंद्री से, इंद्री का अर्थ से और इसके साथ मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, न वर्तते नहीं होता है, तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। वैवृत्य मनसो, और जब इनका आपस में सन्निकर्ष होता है, मनसो ज्ञानम सानिध्यात तत् वर्तते, जब इनका आपस में सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है, तब कहीं जाकर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें देखेंगे ये रेफरेंस है चरक सारी पहले ही चैप्टर का 18वां 19वां श्लोक है। तो यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर पर पर्याय अर्थात सिनोनिम्स की बात करेंगे, मन के पर्याय के बारे में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे मन को अति इंद्रिय बोला गया है, मन को सत्व ही बोला गया, आप लोग जानते भी होंगे। मन को चेतस भी बोला गया, मन को चित्त बोला गया है, मन को चेत बोला गया है, हृदय भी बोला गया है। हृदय मन का पर्याय है और मन का स्थान भी हृदय होता है। उसके बाद मन को मानस भी कहते हैं। आइए बात करते हैं इसके गुणों के बारे में, क्वालिटीज के बारे में। तो देखेंगे हम लोग मन के चरक ने मन के 2 ही गुणों की बात किया है। पहला जो है एक अणु होता है, अणु का मतलब सूक्ष्म होता है, और एक का मतलब सिंगल होता है। जैसे अणु की बात करते हैं तो मन जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको आचार्यों ने कैसे एग्जाम्पल दिया, अगर पीपर के पत्ते, पान के पत्ते को एक साथ अगर इस तरह से करके उसमें निडल से अगर एक बार देखा जाए तो सभी देखा ऐसा लगेगा कि एक ही बार सबको मतलब मन हो गया है, लेकिन ये एक एक करके पत्ते का मतलब ये छेदता है, तो ये तो मन को एक दिखाता है ना। लेकिन अणु होने का मतलब क्या है कि मन सर्व शरीर व्याप्त है। जैसे हम अगर बात करें कि हम किसी से बात कर रहे हैं, मतलब वो कुछ कह रहा है, हम सुन रहे हैं और पीछे से हमें कोई आवाज दे रहा है, इसका मतलब कि मन अभी क्या था कि पहले किसी से बात कर रहा है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पीछे अगर वो आके हमें टच कर दे तो इसका मतलब कि मन तुरंत उस सामने वाले से हटकर दूसरी जगह हट जाता है। इसका मतलब अणु होने की वजह से इसकी इतनी गति होती है एटॉमिक, मतलब जैसे आपने देखा होगा एटम के बारे में, तो जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, तो ये हमेशा मूवमेंट करता रहता है। इसका मतलब मन
अणु होने की वजह से इसका मूवमेंट पूरे शरीर में होता रहता है। उसको देखेंगे मन तो एक होता ही होता है। उसको देखेंगे मन के अर्थ या विषय के बारे में बात करेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट्स ऑफ मन जो क्या क्या होते हैं। यहाँ पर मन के विषय 5 बताए गए हैं। पहला है चिंत जिसको हम थिंकिंग बोलते हैं, दूसरा है विचार जिसको एनालिसिस बोलते हैं, तीसरा है ऊह्य जिसको रीजनिंग बोलते हैं, चौथा है ध्येय जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, पांचवा है संकल्प जिसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये मन के विषय है 5 होते हैं। चिंतम विचारम ऊह्यम च ध्येय संकल्पम एव च, ऐसा श्लोक है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। उसको देखेंगे मन के कर्म। मन के कर्म की बात जब करते हैं तो यहाँ पर मन के कर्म 4 बताए गए हैं। मन के विषय की बात 5 बताई गई थी, मन के कर्म 4 बताए गए हैं। तो फंक्शन या कर्म की बात कर रहे हैं 4 है, ये 5 नहीं है, 4 है, ठीक है ना। तो 4 कौन कौन से हैं? इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊह्य विचार। देखेंगे ऊह्य विचार जो है मन के कर्म भी है और ऊह्य विचार मन के विषय भी है, दोनों कॉमन है। प्रश्न पूछा था ऊह्य विचार है तो आपके सामने ऑप्शन होगा मन का विषय है कि मन का कर्म है कि दोनों है, तो इसका मतलब दोनों है। अब देखेंगे इंद्रिय अभिग्रह क्या होता है, स्वस्थ निग्रह क्या होता है। इंद्रिय अभिग्रह तो जो मन होता है ना, प्रत्येक इंद्रिय को उनके विषयों में इन्वॉल्व करने का काम मन ही करता है, तो इसको बोलते हैं इंद्रिय अभिग्रह, अर्थात इंद्रियों को उनके विषयों में इन्वॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड इंद्रिय अभिग्रह। स्वस्थ निग्रह का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं मन चंचल होता है, लेकिन मन को खुद पे कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड स्वस्थ निग्रह। निग्रह मतलब रोकना, मन को अपनी चंचलता को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड स्वस्थ निग्रह। तो ये हो जाएगा आपका मन के कर्म 4 हो जाएंगे, इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊह्य और विचार, ये मन के 4 कर्म हो गए, फंक्शंस हो गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि उभयात्मक मन, अर्थात ड्यूअल नेचर ऑफ माइंड। मन का उभयात्मक होना, अर्थात कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एकादश इंद्रियों की बात करते हैं तो उस एकादश इंद्रियों हम लोग बात करते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय अर्थात मन होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मन को उभय इंद्रिय, अर्थात वो ज्ञानेंद्रिय में भी काउंट होती है और कर्मेंद्रिय में भी काउंट होती है। तो देखेंगे मन को क्या बोला गया, उभय इंद्रिय बोला गया, अर्थात ये ज्ञानेंद्रिय में भी काउंट हो रही है और कर्मेंद्रिय में भी काउंट हो रही है। अब बात करते हैं मन जो है इंद्रियों के संयोग से। मन क्या करता है, इंद्रियों से जब संयोग करता है, जब मन का इंद्रियों से संयोग होता है तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है, ये बात सही है। दूसरा पॉइंट देंगे, मन जो होता है ज्ञानेंद्रियों से संयोग जब करता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है। मन की ही प्रेरणा से जो है कर्मेंद्रियां अपने अपने कर्म करती है। तो इससे ये प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि मन उभयात्मक होता है, अर्थात ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। उसको देखेंगे एक नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में एक हेडिंग है सबस्ट्रेटम ऑफ डिजीज, अर्थात मानस एज ए सबस्ट्रेटम ऑफ डिजीज मींस व्याधियों का अधिष्ठान। मन जो है व्याधियों का अधिष्ठान है। तो हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में जो व्याधियां होती है, व्याधियों की उत्पत्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं दोषों की विषमता कारण होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब दोष साम्यावस्था में होंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, जब विषम हो जाएगा तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं व्याधियों की उत्पत्ति कैसे होती है, दोषों की विषमता के कारण होती है, ये बात क्लियर है। अब जानते हैं कि जो दोष होते हैं उनका आश्रय क्या है। उनका आश्रय क्या है, एक तो शरीर होता है, दूसरा मन होता है। अब शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग शारीरिक व्याधि कहते हैं, और जो मन में जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उसको मानसिक व्याधि कहते हैं। अब मन में व्याधियां कैसे उत्पन्न होंगी, तो जो मानसिक जो मन में आश्रित दोष है जो विषम हो जाएंगे, साम्यावस्था को छोड़कर अपने दूसरे स्टेज में चले जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्याधि उत्पन्न होगी। मानसिक व्याधि के एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा, उन्माद और अपस्मार। तो एपिलेप्सी ये आपका इसमें आता है। एपिलेप्सी जो मृगी होता है, पागलपन होता है, मृगी होता है, ये इसमें आता है, मानसिक व्याधि में आता है। और उसको देखेंगे मन का पंचभौतिकत्व, कि हम लोग जानते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, जो हेडिंग है पेंटा एलिमेंटल नेचर ऑफ मन। पेंटा एलिमेंटल नेचर ऑफ मन अर्थात मन का पंचभौतिकत्व, मन भी पंचभौतिक होता है। हम लोग जानते हैं कि चरक ने बोला सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, संसार की सभी द्रव्य, तो मन भी एक द्रव्य है, संसार के सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। तो इसके बेसिस से हम लोग कह सकते हैं कि मन भी पंचभौतिक होता है।
फिर भी आयुर्वेद में जो चिकित्सा, आयुर्वेद क्या है, चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। हम लोग चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। और मन की चिकित्सा भी करनी होती है, तो मन की चिकित्सा किसके थ्रू करेंगे, पंच भौतिक द्रव्यों के द्वारा ही करेंगे। मान लीजिए किसी चीज की तत्व की कमी होगी तो उसको पूरा करेंगे, और बढ़ा होगा तो उसको घटा देंगे। तो यही तो है साम्यावस्था में लाना चिकित्सा है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिद्ध हो जाता है कि मन पंचभौतिक होता है। तो सर्वम पंचभौतिकम अर्थात मन पंचभौतिक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मन से संबंधित पूरी बातें कंप्लीट कर ली है। धन्यवाद।